हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। कल जो आपको टेस्ट का पीडीएफ मिला था उसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। कल जो टेस्ट हुआ था वो सी सेट का था। इसमें बेसिकली मैंने मैथ्स के क्वेश्चन आपको दिए थे। मैथ्स था और डीआई भी था। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कल का पहला क्वेश्चन था व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में x लिखने वाला हूं। ठीक है, देखो इसको इस तरह से मैं फिल कर रहा हूं। ये x अंडर रूट एक्स माइनस 34 इक्वल्स टू अंडर रूट 484। ये किसका अंडर रूट है? आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद रखना है, स्क्वायर्स। तो ये 22 का अंडर रूट है। ठीक है, मतलब 22 का वर्ग कितना होता है? 484। इस तरह से आपको व्यापम और सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए 25 तक याद रखना है। ये मिनिमम है ना, इतना याद रखना ही है, कंपलसरी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। और इसी प्रकार आपको क्यूब भी कम से कम 20 तक के क्यूब तो याद होना ही चाहिए। 20 तक के क्यूब ये मिनिमम है जो बोल रहा हूं मैं। आप चाहे तो क्यूब भी 25-30 तक कर सकते हैं और स्क्वायर भी 30 तक कर सकते हैं, लेकिन इतना मिनिमम आपको आना चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। अब ये 34 को इधर ट्रांसपोज या पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो 22 में 34 जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 4 2 6 और 3 2 5, 56 आ गया। तो अंडर रूट एक्स बराबर 56 है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा ना, इसका अंडर रूट आपको हटाना है, या आपको अंडर रूट हटाना है। तो आप क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर लो। तो दोनों पक्षों में वर्क करोगे तो यहां अंडर रूट का रूट हट जाएगा और एक्स आ जाएगा, और यहां 56 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 56 का स्क्वायर निकाल लो। तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो वैदिक मैथ से मैं लगाने वाला हूं। देखो वैदिक मैथ में 6 और 6 का गुणा कर दिया तो ये 36 हो गया। उसके बाद 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 30 30 60 हो गया। फिर 5 पंचा 25। ये इस प्रकार वैदिक मैथ्स लगाया मैंने। अब ये फर्स्ट लेटर यहां आएगा 6, ये 3 हासिल में जाएगा, 3 और 0 जुड़ के 3 हो गया। ये बचा 6, फिर हासिल में गया, 6 5 11 की 1 यहां लिखाया और हासिल 1 यहां गया। तो 2 और 1 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 3 3 1 3 6, ऑप्शन डी। देखो वैदिक मैथ्स जब भी आप लगाएंगे ना, तो इनिशियली स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन जैसे ही एक हफ्ते के बाद आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन चाहे डिवीजन हो, चाहे गुणा भाग हो, चाहे जोड़ना घटाना हो, बहुत स्पीड से होता है, बहुत तेजी से जल्दी से हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग वैदिक मैथ जरूर सीखिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन किसी को भी डाउट होगा ना, कमेंट करना। चलिए इसका आंसर अब हो गया। सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस में फिर से क्या आएगा। तो मैंने x मान लिया, चलो उसको मैं x मान लेता हूं। तो x गुणा 35, ये धन 265 को मैं पक्षांतर कर देता हूं। तो पक्षांतर कर दूंगा तो 2680 में जाके वो माइनस हो जाएगा, धन जाके माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर लो, 10 में 5 गया 5, ये हो जाएगा 7, 7 में 6 गया 1, 6 में 2 गया 4, तो 2 4 1 5। अब इस 35 को भी पक्षांतर कर दो तो ये बटे में आ जाएगा। अब 35 इसको भाग कर लो, भाग करने से आ जाएगा 69, कटा लेना। सही आंसर है 69। सिंपल सा ये तो अरिथमेटिक का प्रश्न है, इतना आपसे बनना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिषेक सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। हैड ही सोल्ड द सेम आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%, ही वुड हैव अर्न ₹294 मोर। अभिषेक जो भाई है हमारा, अगर किसी सामान को 18% लाभ में बेचा, या 18% लाभ में ना बेच के अगर 22% लाभ में बेचता, तो उसको ₹294 का ज्यादा फायदा होता। समझना बात मेरा। अभिषेक अगर 18% में ना बेच के 22% में बेचता, तो उसको ₹294
का ज्यादा फायदा होता। अब इसको समझना मैं कैसे बनाऊंगा, कोई लॉन्ग मेथड नहीं करना है एग्जाम में, एकदम शॉर्ट में करना है। 18 ये क्या है, 294 अंतर ही तो है ना, 18% और 22% का अंतर है। तो 18% में 22% को घटा दो तो आया 4%, तो ये 4% ही 294 है। फिर से मैं यूनिट मेथड लगाने वाला हूं, 4% पता चल गया तो 1% पता कर लो, 294/4, इसको काट लो तो आ जाएगा, काटने से 4 एकम 4 सत्ते 28, ये 14 हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, 2 बचा, 5 बार में 20 हो जाएगा, 73.5 हो गया, 73.5, ये 1% का मान है। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है जो कि परसेंटेज में 100% होगा, तो 100% कितना होगा, तो 100 से गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो इसमें 100 को गुणा कर दो तो आ जाएगा 7350, मतलब ऑप्शन डी 7350, ये आंसर हो जाएगा। देखिए मैं जब भी परसेंटेज या उसके एप्लीकेशन, या हिंदी में अनुप्रयोग बोलते हैं, प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में आ जाता है लाभ हानि बट्टा, ये सब आ जाएगा। तो इन सबको करने का सबसे इजी मेथड जो है वो है यूनिट मेथड। इसकी प्रैक्टिस करिए यूनिट मेथड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ बोट कवर्स 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इन 12 मिनट एंड कम बैक इन 20 मिनट्स। ओके, देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। डाउन स्ट्रीम, इसको अनुकूल बोलते हैं, धारा के अनुकूल। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, समझना, ये नदी ऐसे बह रहा है, ये नदी है ऐसा बह रहा है, ये इस डायरेक्शन में नदी बह रहा है, नदी का पानी ऐसे इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब नदी है तो किसी एक डायरेक्शन में उसका धारा होगा, स्ट्रीम, ये इस धारा डायरेक्शन में नदी बह रहा है, तो धारा की स्पीड होगी। मैंने बोला धारा की स्पीड, मान लो धारा की स्पीड x है, धारा की स्पीड मान लो x है। अब अपने पास दो ऑप्शन है कि बोट को किधर जाएगा, ये बोट है मान लो, नाव, अगर नाव इधर चल रहा है धारा के डायरेक्शन में तो नाव का स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई, पानी बह रहा है तो पानी अपने साथ नाव को बहा के ले जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, लेके जाएगा। अगर नाव भी की कोई स्पीड है, अगर नाव को मैं y के स्पीड से चला रहा हूं और पानी उसको x के स्पीड से और धकेल रहा है, तो इस केस में नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, y धन x हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। समझ में कुछ आया? अगर पानी x किलोमीटर से इस दिशा में बह रही है और y स्पीड से अगर मैं नाव को चला रहा हूं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम या धारा के अनुकूल। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, यदि नाव इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, नाव की दिशा इस डायरेक्शन में है, मतलब पानी इधर बह रहा है x के स्पीड से और बोट जो है वो y के स्पीड से इधर जा रहा है, तो इस स्थिति में जो y का, बोट का रिलेटिव स्पीड है ना, वो कम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ऐसे याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए, अप मतलब ऊपर जाना, और जब भी ऊपर जाएगा कोई चीज तो उसकी स्पीड घट जाएगी, लेकिन कोई चीज नीचे गिर रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है ग्रेविटी से। उसी प्रकार अप मतलब स्पीड कम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और डाउन मतलब नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगा तो धन कर लेना। समझ गए बात? कोई दिक्कत यहां पर? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है, तो इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम लोग देखते हैं। मैं मान लेता हूं बोट की स्पीड, नाव की स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की स्पीड है ये, और धारा की स्पीड मान लेता हूं, धारा की स्पीड मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा y धन x और अप स्ट्रीम हो जाएगा y माइनस x। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। आप लोग को ये सूत्र पता होगा, स्पीड बराबर दूरी, डिस्टेंस, बटे समय, टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड को मैं v से डिनोट करता हूं, आप s से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सूत्र हो गया।
और ये जो डाउन स्ट्रीम चाहे अप स्ट्रीम, ये दोनों स्पीड ही है ना, याद रखना ये दोनों स्पीड ही है। अब देखिएगा केस एक एक केस उठाते हैं। एक बोट है वो 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो सूत्र में, ये वाले सूत्र में, यहां पर जो सूत्र दिख रहा है आपको, यहां मैं रख रहा हूं, दूरी कितना गया, 2 किलोमीटर गया। 2 किलोमीटर गया 12 मिनट में, 12 मिनट। तो इस मिनट को मैं कर लेता हूं किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिख रहा है अपने को। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 12 मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको 60 से आप क्या कर दो, भाग कर दो। तो ये 12 मिनट को लिख सकते हैं 12/60 घंटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12 एकम 12 पंचे, ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। और यहां पर क्या लिखा गया, स्पीड डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम है तो x धन y होगा, या y धन x लिख लो, मतलब y धन x बराबर आ गया 10। ये समीकरण 1 कर लो। उसी प्रकार वो अपस्ट्रीम जा रहा है, मतलब 12 मिनट में वापस आ जा रहा है, नहीं 20 मिनट में वापस आ जा रहा है, 20 मिनट में वापस आ जा रहा है, कम बैक इन 20 मिनट्स। वापस आ रहा है मतलब अपस्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम है तो डेफिनेटली एक अपस्ट्रीम होगा। तो अपस्ट्रीम कितना चल रहा है, वो 2 किलोमीटर चल रहा है, और समय लग रहा है इस बार 20 मिनट। तो 20 मिनट को भी किसमें कन्वर्ट कर लो, आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 20/60 हो जाएगा। तो इसको भी काट ले, 2 एकम 2 तिया, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देख लो क्या निकालना है, x निकालना है कि y निकालना है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट, आपको बोट की स्पीड निकालना है, और बोट को मैंने y से रखा है ना, तो ये दोनों समीकरण को आप जोड़ दो, तो -x और +x कट जाएगा। दोनों समीकरण को मैं जोड़ देता हूं, तो ये लो जोड़ दिया, तो ये +x -x कट गया, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, और y धन y मिलके हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर 16, तो y बराबर 8। इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आपको? अगर कहीं पर भी कोई डाउट होगा ना तो कमेंट कर लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परी इज 4 ईयर ओल्डर देन प्रिया। जो परी है वो बड़ी है, कितनी बड़ी है, प्रिया से 4 साल। तो प्रिया की आयु धन 4 बराबर परी की आयु। फिर बोल रहा है प्रिया इज 2 ईयर ओल्डर देन पीयूष। जो प्रिया है वो पीयूष से 2 साल बड़ी है। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब प्रश्न में बोल रहे थे एज ऑफ पीयूष, पीयूष का उम्र 2 वर्ष है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो उसको पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। पीयूष के प्लेस में 2 रख दो, तो 2 धन 2 मिलके हो गया 4। तो प्रिया है 4 साल की, तो यहां रख दो प्रिया का 4, तो 4 और 4 मिलके 8 हो गया, तो परी 8 साल की। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ परी, 8 साल की, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये तो, जहां भी डाउट होगा कमेंट कर देना। अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। एक जो पंप है वो 6 घंटे में एक टंकी को भरता है पानी से। अब बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ लीक, टंकी में एक लीक है, इस वजह से टंकी को भरने में 2 घंटे का समय अधिक लग गया। तो अब बोल रहा है, चलो पहले इसको समझो, ऐसा समझो, एक टंकी है, इस टंकी को कोई पंप 6 घंटे में भरता है। 6 घंटे में, ध्यान समझना, ये टंकी मान लो, ये टंकी को 6 घंटे में भराता है। तो इसको मैं 6 भागों में डिवाइड कर दूं, ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, और ये 5 और ऊपर का 6, ये 6 भाग। मतलब 1 घंटे में इतना पानी भराएगा, इतना। अगले 1 घंटे में, मतलब टोटल 2 घंटे में यहां से यहां तक पानी भरा जाएगा। अब समझ में आ रहा है आपको? 1 घंटे में 1/6 भराएगा। फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा ना, फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ऐसे समझना। जैसे ये एक पिज्जा है, ये पिज्जा है, तो कितना पिज्जा है, तो मैंने लिखा 1। अब इतना पिज्जा मैं खा लिया, आधा है ये, आधा, तो मैंने कितना खाया, 1/2 खाया। समझ में आया? इसी प्रकार अगर ये पिज्जा है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दो, तो मैंने अगर इतना पोर्शन खाया पिज्जा का, 1/4 भाग, तो उसको मैथ्स में कैसे लिखोगे, 1/4, 4 में से 1 खाया। अगर ये भी मैं खा लिया,
तब क्या बनेगा, 2 खाया 4 में से, समझे। उसी प्रकार ये टंकी का भी देखो, 1 घंटे में कितना भराया, तो 1 घंटे में केवल 6 भागों में से 1 भराया, मतलब 1/6 भराया। आया समझ में ये चीज। इसी प्रकार अब देखना आगे, समझना चीजों को। लेकिन टंकी में होल की वजह से, टंकी में एक लीक है, उस लीकेज की वजह से वो 6 घंटे में ना भराकर 8 घंटे में भरा रहा है, 8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना पोर्शन भराया, तो 1 घंटे में 1/8 भराएगा। इस टंकी को 6 भागों में ना बांट के 8 भाग में बांट दो, और एक एक हिस्से को आप कैसे शेड कर लो, तो 1/8 पोर्शन भराएगा 1 घंटे में। ये तो समझ में आया होगा। अब प्रश्न बोल रहा है द लीक कैन ड्रेन हाफ ऑफ द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टंकी का आधा पानी लीक की वजह से कितने घंटों में निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि पूरी टंकी को अगर पानी से भर दें तो पूरा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ये निकाल लेते हैं। तो आप लोग क्या करो, 1/6 में 1/8 माइनस कर दो। तो ये जो माइनस करोगे ना, वही लीक आ जाएगा, इतना लीकेज हो रहा है, तो इसको माइनस कर दो। तो 8 एकम 8 और ये 6, तो हो जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा, 8 छक्का 48, मतलब 1/24, मतलब 24 घंटे में टंकी पूरा खाली हो जाएगा। अगर टंकी को मैं पानी से भर दूं, ये टंकी है, टंकी को पानी से पूरा भर दिया, पूरा पूरा भर दिया। अब ये लीक की वजह से वो टंकी 24 घंटे में पूरा खाली हो जाएगा। तो आधा खाली होने में कितना समय लगेगा, आधा खाली होने में 12 घंटे का समय लगेगा। समझ रहे हो। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को मुझे करने में मात्र 30 से 40 सेकंड लगेगा, ज्यादा ही बोल रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस करो तो 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 घंटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये डीआई का प्रश्न है। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें टेबल होगा, सीजीपीएससी अगर आपने प्री दिया होगा तो प्री के जो सी सेट का पेपर है उसमें इस तरह का प्रश्न 1 2 3 प्रश्न आने की चांसेस आप आता ही है, आपने देखा ही होगा ऐसे प्रश्न। इस साल भी आया था। और बैंक में, अगर बैंक में बात करूं तो 50 क्वेश्चन मैथ्स का आ रहा है ना, तो 50 में से 25-30 प्रश्न तो ऐसे डीआई का आता है। तो सीजीपीएससी भी 2-3 प्रश्न तो पूछता ही है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। डीआई के प्रश्न करने के लिए आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। जिसको परसेंटेज का ज्ञान है वही डीआई का प्रश्न समय में कर सकता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा समय टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो देख लो, जैसे मैंने कल ही बताया था, ये वस्तु है एक, बी भी वस्तु है, सी वस्तु है, डी और ई, टोटल 5 वस्तु है। उन पांचों वस्तु के अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस यहां पर गिवन है। ए का अंकित मूल्य 3600 है, बी का अंकित मूल्य 4000 है, सी का मार्क्ड प्राइस 2500 है, डी का मार्क्ड प्राइस 4800 है, ई का अंकित मूल्य 3200 रुपए है। इसी प्रकार यहां पर उनके डिस्काउंट ऑफर जो हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है उन वस्तुओं में, वो गिवन है। जैसे ए को मैं खरीदूंगा ना तो 20% का मुझे छूट मिलेगा, अगर बी को खरीदूंगा तो 15% का छूट मिलेगा, सी को खरीदूंगा तो 24% का छूट मिलेगा, डी में 30% और उसी प्रकार ई में 10% का छूट मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। अब अपने को प्रश्न करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस मतलब होता है एमआरपी। ये जो अंकित मूल्य है ना, ये एक्चुअल में एमआरपी है। अगर आप लोग मॉल वगैरह में कपड़े खरीदने जाते हैं तो लिखा होता है एमआरपी। जैसे एक शर्ट है, मान लो उस शर्ट में लिखा है 100 रुपए, ऐसा 100 रुपए लिखा है, और उसके नीचे टैग में लिख दिया है 10% ऑफ। तो ये जो 10% ऑफ लिखा है ना, वो डिस्काउंट है, मतलब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप वो शर्ट खरीदोगे तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 90। समझ में आया। दुकानदार कितने में बेचेगा, 90 रुपए में, और मार्क्ड प्राइस कितना था, 100 रुपए। समझ गए आप, बस यही कंसेप्ट है। चलिए इसको अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 से लेकर 10 तक के प्रश्न इसी टेबल पे आधारित हैं। तो 7 का पहला प्रश्न है, मतलब इस टेबल का पहला प्रश्न। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज ₹3000, हमको दिया है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य दे दिया है 3000 रुपए। तो
हमसे पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल डी। डी को बेचने पे कितना उसे प्रॉफिट हो रहा होगा, ये निकालना है। अब सीपी दिया है 3000, आप यहां से निकाल लो आर्टिकल डी का बात हो रहा है, तो ये आर्टिकल डी को मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा, ये आर्टिकल डी। तो आर्टिकल डी का 4800 रुपए एमपी गिवन है, ये 48 रुपए मार्क प्राइस दिया है, और डिस्काउंट परसेंटेज आपको दिया है 30%। तो डिस्काउंट निकलता है एमपी में, याद रखना सीपी में नहीं, एमपी में डिस्काउंट हमेशा निकलेगा एमपी में। तो 4800 में अब हमको कितने में बेचा गया ये मूल्य निकालना है। तो 4800 में क्या करना है, माइनस करना है 4800% ऑफ, इसको ऐसा लिख लेता हूं 30% ऑफ 4800। अब ध्यान से समझना इसको, ये 30% निकालिए 4800 का, तो 4800 का 10% होगा 480, तो 3 से गुणा कर दो 480 को, तो आपको मिल जाएगा 30%। तो 8 तिया 24 की 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, तो 1440 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कर दो 1440 माइनस कर दो, तो यही जो आएगा वो सेलिंग प्राइस है। तो 0 में 0 गया 0, 10 में 6 4 गया 6, ये हो गया 7, 7 में 4 गया 3, और 4 में 1 गया 3, तो 3360, 3360 ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस भी पता चल गया, आपको सीपी भी पता है, तो आप निकाल लो प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3000 में खरीदा, 3360 में बेच दिया, मतलब 360 रुपए का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 3000, और ये 100, एक दो कट हो गया, ये जो भी कट गया, तो 3 एकम और 3 दूनी, तो मतलब 12% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने में कितना ज्यादा समय लग गया, क्योंकि मैंने आपको हर चीज डिटेल में बताया है यहाँ पर, इसलिए समय ज्यादा लगा। अदरवाइज 1 मिनट से आपको कम समय लगना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स को करने में प्रति क्वेश्चन 1 मिनट से कम। जो इजी क्वेश्चन है तो उसको तो ओरली करना है, मतलब ओरली मतलब बिना पेन और कॉपी यूज करे आपको बना लेना है। समझ गए आप? इस क्वेश्चन को भी 1 मिनट से कम में ही करना है। अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए इतनी प्रैक्टिस करिए कि 1 मिनट बन जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे अभी करना चाहूंगा, वो ये है कि मुझे जहां तक पता चला है ना कि सीजी व्यापम की में कुछ पोस्टें आने वाली है, भविष्य में पोस्ट आएगा, तो आप लोग अभी से अपना मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इन 4 पे अपना कमांड रखना। इन 4 पे, इन 4 से लगभग मैथ्स, अगर मैथ्स रीजनिंग मिला के 30% आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश मिला के 20% आ रहा है, 20 नहीं आएगा, इसमें कंप्यूटर भी जोड़ लो, कंप्यूटर भी जोड़ लो, तो ये 20% हो गया। मतलब 100 में 50 मार्क्स तो आपका आ गया, और ये इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ये मैथ्स वही मैथ्स रहेगा, रीजनिंग भी वही रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी वही रहेगा, कंप्यूटर भी वही रहेगा, मतलब ये स्टैटिक है। एक बार पढ़ना पड़ता है, एक बार समझना पड़ता है, फिर रिवाइज करते रहोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, इसके डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होना, स्टैटिक है। तो 50% तो आपके हाथ में आ गया यार, 100 में 50 पा गए। अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप कट ऑफ निकाल के देखोगे ना, तो जनरल ओबीसी का कट ऑफ बता देता हूं मैं, 70% के आसपास रहता है। मतलब आप 20% के लिए और मेहनत कर लो तो सोचो आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना। लास्ट ईयर ईसीएफ का, अगर मैं ईसीएफ और सीजीपीएससी का जो एसीएफ है फॉरेस्ट रेंजर वाला, उसका मैं रिजल्ट देख रहा था, उसका परसेंटेज तो 51-52% जा रहा है। तो अब आप अपना कमांड सुधारिए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इनको अच्छे से करिए व्यापम के लिए, तो ही आपका एग्जाम निकलेगा। और देखो मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें मैथ्स आ रहा है, तो वो कंपटीशन एग्जाम आपको मैथ्स ही क्रैक करवाएगा, मैथ्स से ही आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब बकवास बंद करता हूं अपना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस ऑफ आर्टिकल बी एंड ई। तो आर्टिकल बी ये वाला और आर्टिकल ई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं।
इनके सेलिंग प्राइसेस में आपको डिफरेंस निकालना है। तो चलिए बी का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस निकालना मैं आपको सिखा दिया। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा, विक्रय मूल्य। तो बी 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 का मार्क्ड प्राइस कितना दिया है, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, एसपी बराबर एमपी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस 4000 और डिस्काउंट कितना दिया है, तो 4000 का 15%, 4000 का 15%, ये 15, तो 15 को मैं दो पार्ट में तोड़ दिया, 10 और धन 5, तो 4000 का 10% हो गया 400, और अगर 10% 400 है तो 10 का आधा 5 होता है, तो 400 का आधा 2 होता है, तो मतलब 15% हो जाएगा 400 धन 200, 600। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो घबराना मत, प्रैक्टिस करना तो समझ में बिल्कुल आना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन सीखना, पहले सीखो, सबसे पहले सीखो, तो क्वेश्चन बनना सीखो फिर प्रैक्टिस करना। तो अब इसको माइनस कर दो, 4000 में 600 माइनस कर दो, तो आ जाएगा 3400। तो ये किसका सेलिंग प्राइस है, बी का, ये बी का सेलिंग प्राइस है। इसी प्रकार यहां पर साइड में निकाल लेता हूं ई का सेलिंग प्राइस, यहां पर इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि क्लियर हो। चलिए ई का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो ई का एमपी कितना गिवन है, ई का एमपी है 3200, इसमें माइनस कर दो डिस्काउंट, तो 320 रुपए आ जाएगा 10%, एक जीरो ही तो हटाना होता है। अब इसको माइनस कर दो, जीरो 10 में 8 दो गया 8, 2880 आ गया माइनस करने से। अब आपको क्या बोला है, बी के एसपी और ई के एसपी के बीच अंतर माइनस कर दो, बस आपको बस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां माइनस कर लेते हैं 3400 और 2880, तो ये जीरो 10 में 8 गया 2, ये हो गया 3, 8 में 3 गया 5, 10 में 5 गया 5, तो 520 रुपए आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल होते हैं डीआई, वे टफ नहीं होते। चलिए अगला प्रश्न है 9th। if article A is marked 44% above the cost price, find the profit percent on article A। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 44% ज्यादा उसका अंकित मूल्य है, ए का। ए के बारे में बात किया जा रहा है, तो ए को अपन ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा। अब समझना, मैं मान लेता हूं कि जो वस्तु ए है उसका मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए है, 100% है, तब इसका मार्क्ड प्राइस 44% ज्यादा, मतलब 100 धन 44, तो 144% हो जाएगा। और आपको दिया है मार्क प्राइस ऑलरेडी 3600, 3600 आपको दे दिया है। इसका मतलब है यही 144 जो है 3600 के बराबर है। 12 से काट दो, 12 12 12 12 तिया 36 और ये 300। अब 12 को 300 से और भाग कर दो तो 1% निकल जाएगा, तो 12 एकम 12 दूनी 24, तो 30 में 24 घटा दो 6 आया, तो 12 पंचे 60, मतलब 1% जो है 25 के बराबर है। तो हम लोग निकाल लेते हैं 100% कितना होगा, क्योंकि 100% ही हमारा सीपी है, तो हो जाएगा 2500। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 2500 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो चलो एसपी निकाल लेते हैं। एसपी का फॉर्मूला वही है, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी कितना दिया है 3600, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 3600 का 10% 360 हो गया, 20% 720 हो जाएगा, 720 इससे माइनस कर दो, 3600 में 720 घटा दो, तो आ जाएगा 2880। ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस भी हाथ में है, सेलिंग प्राइस भी हाथ में है, दोनों को माइनस करके निकाल लो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2500 में 2800 घटा दो, तो आ जाएगा 380। तो 380 बटे सीपी, सीपी गिवन है 2500 गुणा 100, ये 1 2 काट दो, अब 25 को 380 से बस भाग दे दो, मतलब 380 को 25 से कटा लो, आंसर आ जाएगा 15.2%। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन।
इफ आर्टिकल सी इज सोल्ड एट 5% लॉस देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो देखो, मान लो सीपी 100 है, परसेंटेज में बात कर रहा हूं, तब जो उसका विक्रय मूल्य है वो 95% होगा, क्योंकि 5% का घाटा हो रहा है इसको बेचने में। अब आप लोग आर्टिकल सी का यहां से निकाल लो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है एमपी माइनस डिस्काउंट। आपको मार्क्ड प्राइस दिया है 2500, डिस्काउंट निकाल लो 2500 का 24%, तो 25 गुणा 24 कर दो, आ जाएगा। तो 2500 कर लो, 25 चौक 100 विद 25 दूनी 50 और 10 60, 600 रुपये आ रहा है। 2500 को में 600 माइनस कर लो तो 1900 आ गया। तो यही 1900 सेलिंग प्राइस है, यही 95% के बराबर होगा, मतलब 95% ही 1900 है। हमको 100 चाहिए तो पहले 1% निकाल लो यूनिट, तो हो गया 1900 भागित 95, 19 एकम 19 पंचे 5 बीसम, मतलब 1% जो है वो 20 के बराबर है। तो 100% जो होगा वो 2000 के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये हम लोग 10 प्रश्न को सॉल्व करे हैं सी सेट के। जिनको भी डाउट होगा ना, कमेंट करना, और जो भी आपको सजेशन देना है मेरे को वो जरूर कमेंट करना। ये मेरा इंस्टाग्राम है, पेज है, इसको जाके फॉलो कर लेना। मैं टेलीग्राम को तो अवश्य रूप से बोलूंगा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और पढ़ते जरूर रहना, आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा, जो पढ़ रहा है उसी को सफलता मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।